नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस का जो टॉपिक है नील्स बोहर का परमाणु मॉडल उसको पढ़ेंगे। उससे कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम साथ के साथ देखते चलेंगे। तो नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो इससे पहले जो वैज्ञानिक था वो था रदरफोर्ड। उस रदरफोर्ड की क्या थी, कमियां थी। रदरफोर्ड की एक कमी क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, इस नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जब चक्कर लगा रहे हैं तो वो अपनी ऊर्जा का क्या करेंगे बताओ, निरंतर ह्रास या अपनी ऊर्जा में क्या करेंगे, निरंतर कमी करेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी व्याख्या करने में ये क्या था, असफल रहा था। जैसे आप खुद ही गोल गोल घूमो खड़े हो गए, तो गोल गोल जैसे ही आप घूमोगे तो थोड़ी देर के बाद में आपकी एनर्जी क्या होगी, खत्म हो जाएगी और आप थक कर नीचे गिर जाओगे। ऐसे ही इससे भी रदरफोर्ड से ही क्वेश्चन कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो स्थिर विद्युत गतिकी के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी व्याख्या करने में यह क्या था, असफल था। ये रदरफोर्ड की कमी थी। इस रदरफोर्ड की कमी को नील्स बोहर कैसे पूरा कर रहा है, देखिए। नील्स बोहर का जो पहला पॉइंट था वो क्या था, नील्स बोहर क्या कह रहा था कि ये नाभिक लो, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो नील्स बोहर के अकॉर्डिंग क्या था, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय इस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। दो प्रकार के बल कौन कौन से थे, एक बल ऐसा होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, एक बल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। इस बल का नाम होता है क्या, अभिकेंद्रीय बल। इसको अपन F बराबर Z²/R² से व्यक्त करते हैं। ये अभिकेंद्रीय बल होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। दूसरा जो बल होता है वो क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर की ओर धकेलता है। ये बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, इस बल का नाम होता है अपकेंद्रीय बल, और इसका मान होता है F बराबर mv²/r। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर की ओर धकेलता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर की ओर धकेलता है। चूंकि ये दोनों जो बल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में कभी भी नहीं गिरता। नील्स बोहर ने रदरफोर्ड की कमी को कैसे पूरा किया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कौन सा होता है, F बराबर Z²/R², जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, तथा एक बल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर की ओर धकेलता है, जिसका मान होता है F बराबर mv²/r। चूंकि ये दोनों जो बल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितनी सामर्थ्य से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचा जाता है उतनी सामर्थ्य से बाहर की ओर धकेला जाता है। चूंकि ये दोनों जो बल हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं गिरता। पहला पॉइंट।
अब केंद्रीय बल से संबंधित एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था और कई कंपटीशंस में भी आया है। जैसे अपन बात करें कि दूध या दही से अगर आप मक्खन निकाल रहे हो, दूध या दही से मक्खन का निकलना किस बल का उदाहरण है, ये क्वेश्चन था। तो दूध या दही से जब आप मक्खन निकालते हो, आप जैसे ही छाछ चला रहे हो तो उसमें क्या होता है, जो रई होती है, रई से क्या होता है, केंद्र की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर क्या निकलता है, घी निकलता है, बाहर की तरफ जा रहा है, यानी अंदर से बाहर की ओर धकेले जा रहे हैं। अंदर से बाहर की ओर जब इलेक्ट्रॉन धकेले जाते हैं, अंदर से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन धकेले जा रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा बल कार्य करता है उसमें, अपकेंद्रीय बल। तो ये आंसर था आपको दूध या दही से मक्खन का निकालना किस बल का उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल का। समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था नील्स बोर का, देखिए आप। दूसरा ये था कि उसमें बात आई थी रदरफोर्ड की, दूसरी जो कमी थी वो क्या थी कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का जो अवशोषण करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का अवशोषण कर रहे थे, निरंतर ऊर्जा के ह्रास से जो प्राप्त स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए था, कंटिन्यूअस होना चाहिए था। उनके बीच में जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं, उनके बीच में जो गैप है वो बराबर बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी व्याख्या करने में रदरफोर्ड क्या था, असफल। नील्स बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा का अवशोषण ही नहीं करते। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का जो अवशोषण है वो किसके रूप में करते हैं, लगातार नहीं करते। क्या करते हैं, अप टू क्वांटा या फोटोन के रूप में, यानी ऊर्जा के बड़े बड़े बंडल या पैकेट्स लेते हैं वो। तो इतनी ऊर्जा पहले ही एक साथ ले लेते हैं कि उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा का अवशोषण सतत ही नहीं करते, अप टू क्वांटा या फोटोन के रूप में करते हैं। अपन ने लिखा यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण सतत ही नहीं करते, अप टू क्वांटा या फोटोन या ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल के रूप में करते हैं, जिनकी जो ऊर्जा होती थी वो कितनी थी, E बराबर एच न्यू के, या अपन इसको लिख सकते हैं E बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। यहाँ पर न्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है, C अपॉन लैम्बडा। न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्बडा। तो नील्स बोर के ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरे पॉइंट्स में से देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन में आते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या था नील्स बोर का, कि देखिए ये होते हैं ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। ये ऊर्जा स्तर बना लिए हमने, ऊर्जा स्तर हैं, एनर्जी लेवल। ये कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन, जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में, ये क्या है, निम्नतर ऊर्जा स्तर, सबसे कम एनर्जी का, और ये होता है सबसे अधिक एनर्जी, उच्चतर ऊर्जा स्तर। तो ये कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर ऊर्जा स्तर से किस में जाता है, उच्चतर ऊर्जा स्तर में जाता है, तो ऊर्जा का वो करेगा क्या, अवशोषण। जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण। और जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर ऊर्जा स्तर से निम्नतर ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, वो उत्सर्जन।
आप खुद ही देख लो, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो तो आपको जोर लगाना पड़ता है, इसका मतलब आप ऊर्जा ले रहे हो। और जब ऊपर से आप उतरते हो सीढ़ियों से तो आप रिलैक्स महसूस करते हो, इसका मतलब एनर्जी क्या कर रहे हो, आप रिलीज़ कर रहे हो। तो ये कह रहा था जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का करेगा अवशोषण, और जब उच्चतर से निम्नतर में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। जब ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों साथ साथ होते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त हो जाएगा, स्पेक्ट्रम। और जो सूर्य का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा प्राप्त होता है, विवग्योर। विवग्योर इसका मतलब क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें से देखें अपन, यानी ये बैंगनी कलर होता है वॉयलेट, बैंगनी, इंडिगो, जामुनी या आसमानी कह सकते हो आप, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और रेड, लाल। ये कलर होते हैं। इस प्रकार से जो इंद्रधनुष जो होता है उसमें ये 7 कलर दिखाई देते हैं आपको। इंद्रधनुष कब बनता है, जिसे क्या हुआ, बारिश हुई, बारिश के एक तुरंत ही बाद में क्या निकल आती है, धूप निकल आई। तो जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो वायुमंडल में क्या रह गई, पानी की नन्ही नन्ही बूंदें रह गई। तो वायुमंडल में जो पानी की नन्ही नन्ही बूंदें हैं उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उसके कारण क्या हो जाता है, इंद्रधनुष बनता है। तो विवग्योर ये कलर होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हमने लिखा इधर से इधर चलें, ये लो, इधर से इधर चले तो सबसे इधर से इधर चलते हैं तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है। ये है लैम्बडा, मैंने लिखा है तरंग दैर्घ्य। इधर से इधर तरंग दैर्घ्य बढ़ती है और ऊर्जा का मान घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि E बराबर एच न्यू और E बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। तो देखो E और लैम्बडा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है तो इसका मतलब एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बने उस क्वेश्चन को देखें अपन। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है। तो देखिए इधर से इधर तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन सी कलर की होती है, लाल कलर की होती है। इसलिए लाल कलर की होती है तो इसका मतलब जो क्या होते हैं, संकेत होते हैं, जितने भी सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के दिखाई बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम है, वो अधिक दूरी का मात्रक होता है ये तरंग दैर्घ्य, और अधिक दूरी तक से हमको क्या होता है, वो दिखाई दे जाते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य क्या हो गई, लाल कलर की। सबसे कम तरंग दैर्घ्य, देखिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन से कलर की, बैंगनी कलर की। ऐसे ही सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा, तो देखिए ऊर्जा इधर से इधर घट रही है, इसका मतलब बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा। ऐसे ही सबसे कम ऊर्जा, और वो होती है कौन से कलर की, लाल। तो ये क्वेश्चन हो गए जो अधिकतर आते हैं कंपटीशंस में। एक हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के भी क्वेश्चन आते हैं।
तो यहाँ पे जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करें तो उनका जो एक क्रम लिख लें और उसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखें अपन। कौन सी किरणें होती हैं वो देखिए, कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रे, उसके बाद देखो गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, दृश्य किरणें जिनको कहते हैं अपन, IR रेज, अवरक्त लाल किरणें, अवरक्त लाल किरणें, माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म किरणें, माइक्रोवेव्स के बाद में रेडियो वेव्स, और उसके बाद में होती हैं ऑडियो वेव्स। तो ये जो क्रम लिखा है हमने बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य का क्रम लिखा है। इधर से इधर चलें तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है, इसका मतलब एनर्जी का मान क्या होता है, घटता है। और एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है भेदन क्षमता का, तो भेदन क्षमता भी क्या होती है, घटती है, क्योंकि ई जो समानुपाती ऊर्जा जो समानुपाती होती है वो किसकी होती है, भेदन क्षमता के। एक अगर अल्फा बीटा गामा की भी बात करें अपन तो अल्फा बीटा और गामा के भेदन क्षमता का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है इनमें वो किसकी होती है, गामा किरणों की। तो ये भेदन क्षमता का इनमें क्रम होता है अल्फा बीटा और गामा। अब देखें इनमें से कि को सब प्रश्न क्वेश्चन पूछ लिया, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य ऑडियो वेव्स, ऑडियो किरणें, सबसे कम तरंग दैर्घ्य कॉस्मिक किरणें, सबसे अधिक ऊर्जा कॉस्मिक किरणों की और सबसे कम ऊर्जा ऑडियो वेव्स की। अब अपन देख रहे थे कि जो अपन को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या अपन एक दूसरे को जो देख रहे हैं वो कौन से क्षेत्र में देखते हैं, दृश्य क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में विजुअल रीजन। ये दृश्य क्षेत्र है, इसमें अपन एक दूसरे को देख रहे हैं और इसी में ये कलर थे कौन से, विवग्योर, विवग्योर। तो इधर से इधर वही तरंग दैर्घ्य बढ़ रही थी, लैम्बडा का मान बढ़ता है और एनर्जी का मान घटता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए। ये तीसरा जो पॉइंट हो गया था नील्स बोर का कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का जब अवशोषण करते हैं निम्नतर से उच्चतर में जाएंगे तो ऊर्जा का क्या करेंगे, अवशोषण, और उच्चतर से निम्नतर में आएंगे तो ऊर्जा का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त हो जाएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। और सूर्य का स्पेक्ट्रम हमने देखा था विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेड कलर की, सबसे कम बैंगनी कलर की। ऊर्जा देखें, सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी की और सबसे कम रेड कलर की। अगर आपसे मध्यमान रंग पूछ लिया जाए, इसमें मध्यमान रंग ये पूछ लेता है तो आप ऐसे गिनते 3 और 3 6 और ग्रीन नहीं होता। ये अब बात है ध्यान रखना, मध्यमान जो रंग होता है वो कौन सा होता है, पीला। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मध्यमान रंग कौन सा होता है, पीला। इसके बाद में 3 पॉइंट के बाद में जो चौथा जो पॉइंट था नील्स बोर का, वो चौथा पॉइंट कौन सा था कि कोणीय संवेग का जो मान होता है, कोणीय संवेग का मान नील्स बोर के अनुसार mvr बराबर nh/2π होता है। कोणीय संवेग का जो मान होता है mvr बराबर nh/2π, ये कोणीय संवेग का मान होता है। इस कोणीय संवेग में अपन देखें, यदि मैं n का मान देखो 1 2 3 ऐसे हो सकता है। n का मान जब हमने 1 रखा
तो इसमें जैसे ही 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा MBR बराबर देखें अपन, तो n का मान 1 रखा तो ये आ गया h/2 और n का मान अगर इसमें 2 रखा तो ये आ जाएगा MBR बराबर, n का मान आप 2 रखिए यहाँ पे, 2 से 2 गया तो h/ क्या आ जाएगा पाई, और n बराबर अगर हमने 3 रखा तो ये MBR बराबर 3/2 h/पाई होता है। तो ये नील्स बोर के 4 पॉइंट थे, आपके समझ में आ गए होंगे। इनमें से जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको बताई दिए इनमें से एक एक करके। इसके बाद में अपन देखेंगे इसकी नील्स बोर परमाणु मॉडल की क्या आएंगी कमियाँ, वो देखेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।